हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 31 जनवरी 2021 को। और इस पेपर से पहले मैंने आपको 2014 से 2024 तक के जितने भी सी टेट के प्रीवियस पेपर हुए हैं वो सभी कंप्लीट करा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर अब तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सबको देख सकते हैं। और उस प्ले लिस्ट में लगभग 80 से 90 वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे की सारे उसमें सीरियल से लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है। और प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू भी कराए हैं। तो आपको जो भी देखना है आप देख सकते हैं। इससे बाहर इन तीनों एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इन तीनों बुक क्लास की बुकों को अच्छे से कर लीजिए। उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कथन है पहला, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन है दूसरा, चोल कांस्य प्रतिमा देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो देखो 31 वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। उसमें चेल चोर पांडे के बारे में काफी सारी चीजें दे रखी हैं। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहला और दूसरा दोनों सही है तथा पहले का स्पष्टीकरण दूसरा नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों तो सही है अपनी अपनी जगह, दोनों की ही बात सही है। लेकिन ये क्या है, ये चोल मंदिरों की विशेषता बताई गई है, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। जबकि इसमें क्या बताया गया है कि चोल मंदिर में किस चीज की प्रतिमाएं मिलती हैं, यानी कि मूर्तियां मिलती हैं, किस तरह की है। तो ये दोनों है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग बात कही जा रही है दोनों में। तो सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कथन है पहला, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। ठीक है, अब कथन है दूसरा, उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। तो इसका जो सही आंसर होगा 32 का वो हो जाएगा सी, कि पहला तो सही है परंतु दूसरा गलत है। देखो, इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे, ऐसा नहीं है कि लिंग लिंग भेद के ऊपर जो भी इन्होंने बोला, इन्होंने ये सलाह दी कि जो पुरुष है वो श्रेष्ठ है, जो महिलाएं हैं वो निम्न है। और इन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो महिलाएं हैं उनको शासन करने का अधिकार नहीं है, केवल पुरुषों को ही है। ठीक है, मिनहाज ए सिन्हा ने लिखा है कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो महिला है इसलिए उसको शासिका नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, यानी कि शासन करने का जो अधिकार है वो किसका है, पुरुष का है। ये दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो ऐसा मानते थे। और जो उनके सलाहकार थे वो भी ऐसा मानते थे। ठीक है, तो मिनहाज ए सिनाज बिल्कुल साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि माना कि ये जो रजिया सुल्तान थी ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है अपने भाइयों में, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं बनना चाहिए राजा क्योंकि वो महिला है। ठीक है, तो ये लिंग भेद वाला समाज उस टाइम पर चल रहा था, है ना। लेकिन उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि ये एक गलत परंपरा है और किसी भी चीज के लिए कभी भी सारे लोग सहमत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीजों के लिए भी नहीं होते हैं, जबकि ये तो गलत चीज थी। क्वेश्चन नंबर 33। कथन है पहला, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। कथन है दूसरा, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा डी। वो हो जाएगा डी आपका, कि देखो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, पहला कैसा है, गलत है, फर्स्ट वाला जो है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो रजिया इसमें लिखा गया है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, जबकि रजिया सुल्तान ने अपना नाम रजिया सुल्तान ही दिखाया है अपने आप को अभिलेखों में, अ, अपने आप को लड़की ही दिखाया है। और ये जो पुरुष दिखाने की बात हुई है ये आपके कर्नाटक की एक शासिका रही। ठीक है, एक रानी थी, उनका नाम था रुद्रमा देवी। ठीक है, तो रुद्रमा देवी जो रानी थी उन्होंने अपने आप को पुरुष की तरह दिखाया था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है साउथ इंडिया की,
तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो पुरुष है, और बहुत दिन तक अपनी पहचान छुपा के रखी थी कि वो पुरुष है। ठीक है, तो बहुत दिन तक वो पुरुष बनकर ही शासन करती रही। बाद में पता चला कि वो एक पुरुष नहीं थी, वो एक महिला थी। ठीक है, तो ये दोनों जो बात है ये अलग अलग है। और ये जो 33 वाला जो क्वेश्चन आया है, ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। और जो ऊपर वाला आया था ये भी इसी चैप्टर से आया था। ठीक है, 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से, दोनों एक ही चैप्टर से आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करेक्शन कर लेना कि पहला क्या है गलत है और दूसरा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कथन है पहला, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वदा शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन है दूसरा, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदत्ता पर बल देते हैं वह अक्सर कट्टर होते हैं। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। पहला और दूसरा दोनों सही है, और जो पहले का सही स्पष्टीकरण दूसरा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही सही है, और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। कैसे कर रहा है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह उल की नीति अपनाई, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करो और शांति बनाए रखो। ठीक है, वो वाली नीति अपनाई। कथन है दूसरा, विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाज के मतदत्ता पर बल देते हैं वो कैसे होते हैं, अक्सर कट्टर होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला 34 वाला जो क्वेश्चन आया है, ये आया है 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पहला है कथन, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काव्यों में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन है दूसरा, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा डी, कि पहला, देखो इसमें भी सेम मिस्टेक है कि पहला इसमें गलत है और दूसरा इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम मिस्टेक है। पहला कैसा है, गलत है, और दूसरा कैसा है, सही है, ऑप्शन। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा सही है। अब देखिए पहला क्यों गलत है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काव्य में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था। ऐसा नहीं था। जितने भी जो भी समाज था उस समय पर, उस सारे समाज के साथ समस्या चल रही थी। और किसकी वजह से चल रही थी, वो मुगलों की वजह से चल रही थी। क्योंकि उस समय जो मुगल थे वो मुट्ठी भर थे, लेकिन जो हिंदू लोग थे वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, और थोड़े से ही जो मुगल थे वो उन पर गलत तरीके से शासन कर रहे थे, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। क्वेश्चन नंबर है 36। कथन है पहला, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। ठीक है, कथन है दूसरा, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो 36 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला, कि पहला और दूसरा दोनों सही है, और पहले का स्पष्टीकरण कौन सा है, दूसरा है। अब देखिए ये जो आया है, ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से आया है ना। और ये जो ऊपर वाला आया था ये 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया था, चैप्टर नंबर 3 से। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, उस समय ये बड़े बादशाह थे। माना कि ये नाम मात्र के बादशाह थे, इनके हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन पुराने राजघराने से थे, इसलिए इनको ज्यादा महत्व दिया जाता था उस समय जब 1857 का बगावत शुरू हुआ। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी वो पुलिस कर्मचारी थे जो जिन्होंने बगावत की थी मंगल पांडे के नेतृत्व में, उन्होंने क्या किया था कि वो सारे सैनिक मेरठ से कहाँ आ गए थे, दिल्ली आ गए थे, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह सेकंड को अपना राजा घोषित कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह के नेतृत्व में वो लड़ेंगे। ठीक है, 1857 की, और ऐसा हुआ भी। और 1857 में क्या किया बहादुर शाह जफर ने, उनको लगा कि भाई वो अकेले नहीं मुकाबला कर पाएंगे अंग्रेजों का, तो उन्होंने बहुत सारे जो रियासतें थी उनसे भी हेल्प मांगी थी, और उन्होंने हेल्प की थी। और फाइनली 1857 की लड़ाई लगभग लगभग हम जीत चुके थे।
और कहीं ना कहीं अंग्रेज पूरी तरह से हार चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या रही 1857 में, कि जो राजा जब हम जीत चुके थे, तो उस समय क्या हुआ था कि हमको लगा, मतलब भारतीय राजाओं को लगा कि जीत गए, और अब ये जो अंग्रेज हैं जो थोड़े बहुत रह गए ये भी धीरे धीरे करके चले जाएंगे। लेकिन अंग्रेज दूसरी रणनीति बनाए हुए थे। अंग्रेज नहीं छोड़ना चाहते थे यहाँ की संपत्ति को, यहाँ के सोने को, यहाँ के कच्चे माल को। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अगले ही महीने इंग्लैंड से फोर्स मंगाई और दोबारा अटैक किया। और इन्होंने, बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, एक साथ, मतलब सेना को एकजुट नहीं कर पाए थे ये, कि एक साथ अटैक करते अगर अंग्रेजों पे तो अंग्रेज क्या भाग जाते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आज यहाँ बगावत करी, आज मेरठ में करी, आज अगले दिन अवध में कर दी, फिर अगले दिन इलाहाबाद में कर दी, अब फिर अगले दिन मध्य प्रदेश में कर दी। इस तरह से अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे बगावत शुरू करी। तो अंग्रेजों को क्या टाइम मिल जाता था, आज मेरठ की शांत करा दी, अब दूसरी जगह जहां होगी फिर फोर्स वहां चली गई। तो छोटी सी फोर्स ने पूरे भारत पर उस समय कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब 1857 की जो लड़ाई शुरू हुई थी उसमें पहले भारत की जीत हुई थी, ठीक है, भारत के राजा जीत गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक तो ये एकजुट नहीं रहे, पहली बात, दूसरी बात ये अलर्ट नहीं रहे। इनको लगा कि हरा दिया अंग्रेज चले जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने एक बैकअप प्लान रखा और उन्होंने सारी फोर्स वहां से इंग्लैंड से मंगाई और दोबारा से युद्ध करा और इन सबको हरा दिया। और फिर 1858 में जब फोर्स 1857 में जब फोर्स मंगाई थी, तो 1858 में रानी ने क्या किया, जो वहां की रानी थी विक्टोरिया, उन्होंने पूरी शासन सत्ता कंपनी से छीन के अपने हाथ में ले ली, ठीक है। 1857 से पहले कौन शासन कर रहा था, कंपनी कर रही थी। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 के बाद का जो शासन है वो किसने किया, वो इंग्लैंड की महारानी ने किया। क्योंकि इंग्लैंड की महारानी को पता चल गया कि कंपनी कितना ज्यादा मुनाफा कमा रही है भारत से, ठीक है। पहले रानी को नहीं पता था, लेकिन 1857 में पता चला और उसके बाद रानी ने ये पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया और फिर 100 साल रानी ने शासन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं, जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। देखो 37 का जो सही आंसर है, सॉरी 37 वाला जो क्वेश्चन है वो आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से। यह महिला, जाति और धर्म सुधार से रिलेटेड इस चैप्टर में सारा कुछ दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर करना आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से सही है। पहला है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, बिल्कुल सही है। उस समय जो विधवाएं हो जाती थी महिला, उनका पुनर्विवाह नहीं होता था, लेकिन इन्होंने सुझाव दिया और नियम भी पास करवाया कि विधवा विवाह एक लीगल हो गया, ठीक है। यानी कि जो विधवा महिलाएं वो विवाह कर सकती हैं। दूसरा है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ठीक है। तीसरा है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। देखो पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, पूना में एक विधवा आश्रम खोला था। उसमें जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं या घरेलू उत्पीड़न के कारण वो घर छोड़ देती हैं, उनका कोई नहीं होता, तो उनको इस आश्रम में रखा जाता था। उनको काम काज सिखाया जाता था, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सकें, ठीक है। वो बिना किसी के अत्याचार के रह सकें। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया था पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। तो और डी है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तो देखो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इन्होंने गलत पूछा है। अब देखो प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो ऐसा नहीं था। जो प्रार्थना समाज था वो सबके लिए ही काम करता था। जितने भी समाज में लोग थे उस समय, उन सभी के लिए काम कर रहा था प्रार्थना समाज, और सभी की भलाई के लिए काम कर रहा था, ठीक है। चाहे जो भी जिन्हीं लोगों के साथ अत्याचार होता है, चाहे पिछड़ी जातियां हैं, चाहे महिलाएं हैं, उन सभी के लिए जो प्रार्थना समाज था उस समय का काम कर रहा था। और ये जो प्राचीन ग्रंथों के बारे में बोला गया है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, तो ये जो सहारा लिया था, ये लिया था राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने बताया था कि ये सती प्रथा गलत है, ये सारी चीजें गलत है। क्योंकि जब भी राजा राम मोहन राय को कुछ भी गलत लगता था समाज में, तो वो पुराने ग्रंथों का सहारा लेते थे और उसके बल पर वो बोलते थे कि देखो ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है सती प्रथा के बारे में, या ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो विधवा स्त्री है वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीजें ग्रंथों में कहीं नहीं लिखी है, इसलिए ये सारी चीजें सही है ना। तो उन्होंने, जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने बहुत सारी बदलाव किए समाज में, कि महिलाओं को पहले पढ़ने का अधिकार था। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो जिन्होंने ऋग्वेद लिखा था ऋषियों ने,
उनके साथ साथ महिलाएं भी थी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि उसमें कुछ महिलाओं का भी उल्लेख है कि उन महिलाओं ने भी ऋग्वेद लिखने में हेल्प की। तो पहले महिलाएं पढ़ना लिखना जानती थी, काफी सारी चीजें जानती थी, लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आते रहे महिलाएं पीछे होती रही। तो किसने लिया था इसका सहारा? राजा राम मोहन राय ने, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 38, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ए है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। और देखिए जो उत्तराखंड है ये भी एक नया राज्य बना है। ये कहाँ से, किसको, किस राज्य में से बना है? ये बना है यूपी में से, यानी कि उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना है। छत्तीसगढ़ बना है आपके मध्य प्रदेश में से, ठीक है, और झारखंड बना है आपके बिहार में से, ठीक है, और तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से। और अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लद्दाख और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो किस में से बने हैं? वो बने हैं जम्मू कश्मीर में से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के 2019 में दो भागों में उनको बांट दिया गया। एक हो गया लद्दाख और एक हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, और दोनों कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और स्वतंत्र लोकतंत्र में संचार माध्यमों की सही भूमिका का चयन करें। ठीक है, तो ये जो 39 वाला क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 से आया है। और संचार माध्यमों के बारे में पूछ रहा है कि लोकतंत्र में किस तरह का संचार माध्यम होना चाहिए, यानी कि मीडिया कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष भाव वाला होना चाहिए। मीडिया को हर वो चीज दिखानी चाहिए जो बिल्कुल सही है और समाज के लिए सही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी एक पार्टी की तरफ बोले, दूसरी पार्टी की तरफ ना बोले, या किसी एक समुदाय की तरफ उनका ज्यादा झुकाव हो, यानी कि किसी एक समुदाय से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजों को दिखाएं, दूसरे समुदाय की चीजों को ना दिखाएं, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारे समुदाय रहते हैं, बहुत सारे धर्म है। तो हमारे देश में जरूरत है कि जो मीडिया है वो कैसी हो, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन ए, इसे समाज के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी है, इसे विज्ञापन की दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी है, इसे हर दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी, दोनों सही है। अब देखिए बी क्यों गलत है वो हम देखते हैं। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए, मतलब इस ऑप्शन में विज्ञापन को यानी कि एडवर्टाइज को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो लोकतंत्र है वो क्या कहता है कि मीडिया को कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष भाव होना चाहिए, उसको अच्छी चीजों को दिखाना चाहिए जो समाज में और देश के हित में है, ना कि विज्ञापन कंपनियों के हित में है। ठीक है, विज्ञापन यानी एड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, यानी कि रूढ़िवादी चित्रण को इंग्लिश में बोला है जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यानी कि कौन से इनमें ऑप्शन है जो रूढ़िवादिता को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, वो हमें देखना है। बाकी 3 ऑप्शन रूढ़िवादी धारणा को दर्शा रहे, एक ऑप्शन नहीं दर्शा रहा है, तो वो हमें देखना है। ए है, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक, ये महिला है, ठीक है, गलती से टाइप हो गया, महिला का मेकअप करना। तो ये क्या है? ये रूढ़िवादी है कि अब सब पहले से धारणा बनी आ रही है ना कि महिलाओं को मेकअप वगैरह करती हैं, घर का कामकाज करती हैं, तो ये क्या है? ये एक रूढ़िवादी धारणा है। बी है, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस या दफ्तर छोड़े जाना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? रूढ़िवादी हो गया कि महिलाओं को ऐसा दिखाया जाता है कि वो गाड़ी नहीं चला सकती हैं या स्कूटी नहीं चला सकती हैं, ये सारी चीजें नहीं चला सकती हैं, जबकि पुरुषों को दिखाया जाता है कि ये सारी चीज यही चला सकते हैं। अगर आपने ऐड देखोगे तो आपने ज्यादातर ऐड में देखा होगा कि मेकअप के ऐड में महिला ही होती हैं और गाड़ी के ऐड में हमेशा पुरुष ही होते हैं। भाई महिला भी तो गाड़ी चला सकती है ना। सी है, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन, ठीक है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। और डी है, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तो देखो ये भी रूढ़िवादी हो गया कि पहले से क्या धारणा बनी आ रही है कि औरतें ही चाय बनाएंगी, या तो माँ चाय बनाएगी या बीबी चाय बनाएगी, यानी वाइफ चाय बनाएगी, या फिर बहन चाय बनाएगी, जबकि ये नहीं होना चाहिए। भाई चाय के ऐड में पुरुष भी तो चाय बना के ला सकता है महिला को, है ना। तो ये क्या है? ये एक रूढ़िवादी धारणा है, लेकिन जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक महिला फुटबॉल खेलती है, जबकि खेल से रिलेटेड जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं इसी
कोई भी विज्ञापन दिखाया जाता है तो ज्यादातर उसमें पुरुष ही दिखाए जाते हैं। ऐसी धारणा बना रखी है कि खेलकूद किसके लिए है, पुरुषों के लिए है। जबकि इस विज्ञापन में क्या दिखा रखा है कि खेलकूद वो महिला दिख रही है, मतलब महिला खेल रही है। ठीक है, और किसका ऐड है, जूतों का ऐड है। तो ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी, विज्ञापन में, टीवी सीरियल्स में, है ना, मूवीज में, हर चीज में आपको देखने को मिलेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको कहीं भी इस तरह की चीजें मिले तो आप तुरंत उनको रोकने की कोशिश करें। इसलिए ही तो आपको ये पेडागोजी पढ़ाई जा रही है कि आपको अपने विद्यार्थियों को सिखाना है कि वो महिला पुरुष में भेदभाव ना करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए देखने के लिए। और वैसे मैं रोज सुबह 9 बजे अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आप रोज सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में चैनल ओपन करके नई वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।